राम राम भाई सारे तो आज है 30 अक्टूबर को फ्रेंड्स आपका CISF स्ट्रीम का एग्जाम था, जो कि आपका सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी शिफ्टों में आपके जीके के पोर्शन से जो 75 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 75 में से अधिकांश रियल प्रश्न जो मुझे प्राप्त हो गए, जो भी प्रश्न हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका 100% आपका रियल प्रश्न है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उससे संबंधित कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, ताकि जिनका कल एग्जाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ की बात करेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 9973741666। यहाँ पर अपना जो एग्जाम का जो शिफ्ट है कल का, उसको बता दीजिएगा, तो आपको वहीं पर है जो पीडीएफ है डायरेक्ट भेज दीजिएगा, अगर टेलीग्राम पर नहीं मिल पाता है तब। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न हम लोग थर्ड शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड सेकंड फिर फर्स्ट शिफ्ट में केवल बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो लोग मिलाना चाहते हैं वो लोग भी मिला सकते हैं, जिनका आज अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम था। पहला प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य के लिए दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो 42 में इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका 1976 में हुआ था। इसके अलावा किसके समिति की सिफारिश पर यह आपका मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसमें नया भाग जोड़ा गया था 4 का ए। ठीक है, भाग 4A जोड़ा गया था। ठीक है, और 51 की बात करेंगे तो 51 का ए, 51 का क अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें आपका 10 मौलिक कर्तव्य को उस समय 1976 में जोड़ा गया था। इसके बाद जो आपका एक और मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है, वो आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, आपको बता दें जो लोग टेस्ट को मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। अभी बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 269 रुपये में ईयरली का पास प्रो आपको मिल जाएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ है जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो लोग लेना चाहते हैं देख लीजिएगा। अगला है, किस मंत्रालय ने प्रस्तुत अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया था। तो आपसे पूछा गया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो कि शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोगों को अनोखे स्थानों पर प्राप्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगों की तस्वीरों को शेयर करके करने की प्रतियोगिता शुरू की, और प्रतियोगिता का उद्देश्य बड़ी संख्या में दर्शकों को शामिल करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का एक सामाजिक अभियान है, जिसका उद्देश्य लड़कियों के लिए आवश्यक कल्याणकारी सेवाओं को कार्य सक्षम करना और उनमें सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। आपके ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर नहीं दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर के अलावा भी और कुछ नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो नेता आपके तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में तेज बहादुर सप्रू दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो आपके भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग भाग लिए हैं, जैसा कि आपका MR जयकर, NM जोशी, CN मुदलियार। ठीक है, ये सभी लोग भी आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में है, जो कि आपका भाग लिए हैं। इसके अलावा बात करेंगे महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी आपसे पूछा जाएगा, महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये आपके कांग्रेस की तरफ से आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा पहला जो गोलमेज सम्मेलन है आपका 1930 में शुरू हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में शुरू हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 को 14 दिसंबर 1932 के बीच आपका चला था। 1932 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिए जो नेता हैं डॉक्टर भीम अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जायकर, NM जोशी, CN मुदलियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 का ए आपका किससे संबंधित है। हो सकता है आपका लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था। तो अनुच्छेद 350 का जो ए है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयत्नों को एक कर्तव्य प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत है, अगर वो ऐसी सुविधाएं के प्रावधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। नेक्स्ट आपका है, सबसे अंत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा आपका खिलाफत आंदोलन, तीसरा आपका डांडी मार्च और चौथा आपका दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपसे पूछा गया था सबसे अंत में कौन शुरू हुआ था। तो सबसे अंत में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सन 1942 में 8 अगस्त के दिन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए आह्वान किया था। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि शुरू किया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो फ्रेंड्स कब शुरू हुआ था। तो वो आपका 1930 में शुरू हुआ था, डेट याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो आंदोलन है आपका 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च, गांधी के जो प्रसिद्ध डांडी मार्च है उसी के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद बात करेंगे खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपका सन 1919 में शुरू हुआ था, ये भी आपसे पूछा गया था। 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया
गया था। मोहम्मद अली शौकत अली बंधु के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू किया था। दांडी मार्च की बात करेंगे, जिसे कि नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये आपका 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। फिर इसके बाद आपका स्वतंत्र समय अवज्ञा आंदोलन जो कि शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका है सती प्रथा का अंत आपका कब हुआ था। सती प्रथा के अंत की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सन 1829 में आपका सती प्रथा का अंत किया गया था। तो राइट आंसर आपका 1829 हो जाएगा। किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय के क्या थे, वायसराय थे। सती प्रथा की बात करेंगे तो हिंदू समुदाय में होने वाली ऐसी प्रथा थी जहां एक विधवा महिला अपने पति की मृत्यु के बाद स्वैच्छिक रूप से या बलपूर्वक खुद का बलिदान कर देती थी। ठीक है, इसके अलावा 1829 में तो आपका ये शुरू हुआ था। आपके फर्स्ट में पूछा गया था 1828 में आपका ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। ये नहीं पूछा गया था, आर्य समाज का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती था। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना आपका राजा राम मोहन राय जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की बात करेंगे तो इसका तो अभी वर्तमान में आपके 34 जज हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। ठीक है, लेकिन 1950 में जब आपका सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उस समय आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उप न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय बना था। फिर संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान में यह भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित आपका 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 34, 33 प्लस 1 आपके एक क्या है, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश है कौन है, DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि आपके कौन से नंबर के हैं, 50वें क्रम के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं, तो 50वें क्रम के हैं। नेक्स्ट आपका है हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार में कौन सा विषम है। तो विषम आपसे पूछा गया था, तो अशोक की बात करेंगे तो अशोक आपका ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। चंद्रगुप्त भी आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और आपका बिंदुसार भी आपका क्या है, मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है। लेकिन हर्षवर्धन है जो कि आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं, आपका वर्धन राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक आपका राज किया था। वो वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसके अलावा जिसके पिता अलकोन हुनों को पराजित किया था। इसके अलावा उसका छोटा भाई राजवर्धन थानेश्वर पर शासन करता था, जिसका क्षेत्र आज के हरियाणा का क्षेत्र है। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो वर्धन वंश, प्रभाकर वर्धन वंश या वैश्य वंश, सभी वंशों का आपका एक ही नाम है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन वंश से संबंधित है, तो आपका वर्धन वंश से संबंधित है। बस आपको इतना याद रखना है। बाकी जो तीनों ऑप्शन था वो फ्रेंड्स किससे संबंधित था, तो आपका मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो नंद वंश का अंतिम राजा था आपका धनानंद को हराकर मौर्य समाज का शासन किया था। ठीक, मौर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रगीत है जो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो राष्ट्रगीत की बात करें हम लोग तो राष्ट्रगीत जो कि आपका वंदे मातरम है वो आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस समय के आपके अध्यक्षता किसने किया था उस अधिवेशन का, तो आपसे अध्यक्षता ही पूछा गया था। तो राष्ट्रगीत है जो पहली बार आपका 1896 में गाया गया था। 1896 का आपका वो कलकत्ता का अधिवेशन था जहाँ राष्ट्रगीत हमारा जो वंदे मातरम है वो पहली बार गाया गया। और उसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके रहमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह एस सयानी कौन थे, उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम इस गीत को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। वंदे मातरम की बात करते हैं तो इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। ठीक है, इसके बाद ये गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मंठ में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC का, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसका स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 को होता है। इसके जो स्थापना करता है वो आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो WC बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा 1885 कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के सत्र को देखें तो 1885 का WC बनर्जी के द्वारा, 1896 में आपका पहली बार वंदे मातरम गाया गया था आपका रहमतुल्लाह एम सयानी जी के द्वारा। 1907 का याद देखिएगा आपका राजबिहारी घोष ने अध्यक्षता किया था। इसमें आपका सूरत विभाजन हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। 1916 का याद देखिएगा लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आपकी MC मजूमदार के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का फिर से विलय हुआ था जो 1907 में आपका विभाजन हुआ था, साथ में आपका मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ था। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन याद देखिएगा जिसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने किया था, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा 1925 का कांग्रेस अधिवेशन याद की जो कि कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 का याद रखिएगा लाहौर में जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया गया था।
इसके अलावा अगला है अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो अमिताभ घोष को 2018 में यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि दिया गया था। अगला है कि राष्ट्रपति जो कला के क्षेत्र में आपका 12 सदस्यों को नामांकित करता है, मनोनीत करता है राष्ट्रसभा में, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से भारत के संविधान में गृहीत किया गया था। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी दोस्तों आपका क्या है, ये सभी का आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे राष्ट्रसभा का अनुच्छेद जो 80 है आपका राष्ट्रसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसके अलावा राष्ट्रसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या आपका 250 हो सकता है, परंतु वर्तमान में आपका 245 है। 12 सदस्यों को नियुक्ति आपका मनोनीत आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। अगला है कि 2022 में व्यास सम्मान किस पुस्तक को दिया गया है, तो वर्ष 2022 का जो व्यास सम्मान है उसके प्रख्यात लेखक थे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास था आपका पागलखाना को चुना गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन आपका 2018 में हुआ था। तो पागलखाना उपन्यास को दिया गया था। इसके जो आपके लेखक हैं आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरि कुमार जो नौसेना के अध्यक्ष हैं, नौसेना के प्रमुख हैं, वो कौन से नंबर के हैं, तो आपके 25वें नंबर के थे। तो इसका राइट आंसर आपका 25वां नंबर हो जाएगा। इन्होंने करमबीर सिंह से पद ग्रहण किया, यानी कि करमबीर सिंह आपके 24वें नंबर के प्रमुख थे। ठीक है। इसके अलावा आपके मनोज पांडे की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके सेनाध्यक्ष हैं। इसके अलावा मार्शल विवेक राम चौधरी की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके एयर चीफ मार्शल हैं। अगला है फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, ये आपसे पूछा गया था। तो फॉलिक अम्ल की बात करेंगे तो फॉलिक अम्ल को टेरोग्लूटामिक अम्ल के रूप में भी आपका है जो कि जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। इसके बाद विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक अम्ल भी कहा जाता है, तो B9 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 8 बी विटामिन में से एक आपका विटामिन B9 है। इसके अलावा फोलिक अम्ल एक प्रकार का विटामिन है जिसका उपयोग रक्तपालता जैसे कुछ रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। शरीर में इसकी कमी से लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण बाधित होता है, जिसके कारण कमजोरी और चिड़चिड़ापन और आपका सिर दर्द होता है। अगला है आपका हासिक रामचंद्र है जो कि किससे संबंधित है, तो हासिक रामचंद्र की बात करेंगे तो दोस्तों आपका इनका संबंध तैराकी से है, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तैराक हो जाएगा। अगला है 14वां जो बीकानेर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन है जो कि कहाँ हुआ था, तो आप 14वां जो आपका राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान का बीकानेर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन शोभा यात्रा के साथ किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं DRDO की वो आपके डॉक्टर समीर विकामत हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर समीर विकामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामत डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, किसका स्थान लेंगे, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, क्या ले लिए हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, इससे पहले डॉक्टर जो कामत थे समीर कामत 2017 से DRDO में नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स के महानिदेशक थे। इसके अलावा ये DRDO जो इसका फुल फॉर्म होता है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है। यह भारत में सेना के अनुसंधान और विकास के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट आपका है कि थारू जनजाति किस साथ संबंधित है, तो ऑप्शन में आपका उत्तराखंड दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। थारू जनजाति का संबंध आपका उत्तराखंड से है। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है जो कि पश्चिम में नैनीताल, उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सा जनजाति है जो कि मनाता है, तो थारू जनजाति उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है विच रोबोट इज डेवलप बाय इसरो, इसरो के द्वारा आपका कौन सा रोबोट आपका डेवलप किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका वयोमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वयोमित्र इज अ फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट बीइंग डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सोमनाथ को याद रखिएगा। ये सोमनाथ आपके वर्तमान में इसरो के क्या है, अध्यक्ष हैं। अगला है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सेकंड सेट में पूछा गया प्रश्न आपका। तो 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो एनी बेसेंट उसकी अध्यक्षता थी। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन क्यों पूछा गया था, क्योंकि एनी बेसेंट पहली आपकी महिला थी जिन्होंने INC का अध्यक्षता है जो कि किया था। ठीक है, तो इस कारण आपसे पूछा गया था। बाकी और भी जो कांग्रेस अधिवेशन है हम लोग उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ऊपर ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो 1998 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिससे केंद्रीय हिंदू विद्यालय के रूप में जाना जाता है। बस इतना याद रखिएगा और कुछ ज़्यादा याद मत रखिएगा। ये आइलैंड की थी।
अगला है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी की बात करेंगे तो भारत राज्य केरल में स्थित है। ये पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर यानी कि 8843 फीट है। ये इडुक्की जिले और अर्नाकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौड़ का घर है। नेक्स्ट आपका है शरत कमल अंचल कौन से राज्य से संबंधित है। शरत कमल अंचल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु से संबंधित आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं। कौन से खिलाड़ी हैं, क्या खेलते हैं, तो आपके टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। अंचल शरत कमल कॉमनवेल्थ में टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैंकिंग सुधार, शायद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बैंकिंग सुधार समिति कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति कौन सी है, तो इसको याद रखिएगा नरसिम्हन समिति है। ये आपका पीडीएफ में नहीं है, तो नरसिम्हन समिति है जो कि आपका बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। यह आपका 1991 में आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन के तहत इस समिति की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1991 में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है यशवंत सागर आपका कहाँ स्थित है। तो यशवंत सागर की बात करेंगे तो यशवंत सागर आपका गंभीर नदी का एक बांध जलाशय है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों में इंदौर देवालपुर रोड पर हाथोद गांव के पास इंदौर से लगभग 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये इंदौर को पानी की आपूर्ति करता है। यह लगभग आपका 2650 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 1939 में हुआ था। तो कहाँ स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। अगला है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है। तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है वो दोस्तों आपकी सी शंकर ग्रुप इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो स्थापना किया गया था आपका 1961 में किया गया था, लेकिन पहली बार सम्मानित कब किया गया था, 1965 में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 155.11 मिलियन ग्रामीण लोगों के साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला है एनएसएसओ का सीएसओ में विलय कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 23 मई 2019 हो जाएगा। ठीक है, 23 मई 2019 के आदेशानुसार एनएसएसओ और सीएसओ के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गठन को मंजूरी दिया गया था। ठीक है, तो एनएसएसओ प्लस सीएसओ जब मिला तो क्या बना, आपका एनएसओ बना। नेक्स्ट आपका है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस की बात करेंगे तो हिंदी दिवस आपका हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 14 सितंबर होगा। अगला है कि भारत में कौन सा झील है जो कि ज्वालामुखी से निर्मित है। तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है जो कि आपका ज्वालामुखी से निर्मित है। तो लोनार झील इसका राइट आंसर है। अगला है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित है। ये पूर्वोत्तर भारत में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट आप नेशनल पार्क याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक आप काजीरंगा याद रखिएगा, मानस याद रखिएगा, इसके अलावा गिर राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा। इसके अलावा क्या याद रखिएगा, ठीक है, पहले काजीरंगा कहाँ है, ये तो आपका असम में है। इसके अलावा आपका मानस कहाँ है, ये दोस्तों ये भी आपका असम में है। गिर कहाँ है, ये दोस्तों आपका गिर से गुजरात में है। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क है, ठीक है, याद नहीं आ रहा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और कुछ नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 25 जनवरी 1950 को किसका स्थापना हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 को आपका भारत के चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका भारत का चुनाव आयोग इसका राइट आंसर होगा। भारत के चुनाव आयोग के बारे में कुछ हम लोग जानें तो भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा ये निकाय भारत में लोकसभा का चुनाव करवाती है। लोकसभा के साथ साथ आपका राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानसभाओं का भी चुनाव और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव का संचालन करती है। इसका राज्यों, पंचायतों, नगर पालिकाओं में चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए भारत का संविधान अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है जो कि करता है। नेक्स्ट आपका है पूछा गया कि वुमेन आईपीएल का इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया था आपका यस्टिक भाटिया को। ठीक है, ट्रॉफी और 5 लाख रुपया प्रदान किया गया था। तो यस्टिक भाटिया इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे हम लोग WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का। तो ये पहली बार आपका 2023 में आयोजित किया गया था। विजेता कौन बना था, विजेता आपका बना था मुंबई। ठीक है, विजेता आपका मुंबई बना था।
उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता आपका कौन बना था, तो उप विजेता फ्रेंड्स बना था आपका दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसमें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे, जिसमें से आपका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन था, जो कि अस्तिक भत्या को दिया गया था। इसके अलावा पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच जो का अवार्ड है वो किसे दिया गया था, तो यह राधा देवी को दिया गया था, दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी थी। प्लेयर ऑफ द मैच आपका नेट सिमरन को दिया गया था, मुंबई इंडियंस की थी। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड सोफी डिवान को दिया गया था। फेयर प्ले अवार्ड आपका मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल दोनों को दिया गया था। कैच ऑफ द सीजन आपका हरमनप्रीत कौर को दिया गया था। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है, ये आपका हैली मैथ्यूज को दिया गया था। सबसे ज़्यादा रन मारने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है, ये दोस्तों आपका मैक क्लैनिंग को दिया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड आपका हैली मैथ्यूज को दिया गया था। चैंपियंस आपका मुंबई इंडियंस था, प्रथम आपका पहली बार आयोजित हुआ था। और रनअप की बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स आपका रनअप था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये भी आपका एक देखिए थर्ड सेट में पूछा गया था कि रेलवे ने कौन सी योजना शुरू की है हाल ही में। तो रेलवे ने कौन सी योजना आपकी हाल ही में शुरू की है, तो ऑपरेशन आहट। ठीक है, ऑपरेशन आहट है जो कि आपका रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपका थर्ड सेट में पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा आपका रेणुका सिंह के शायद बारे में भी स्टूडेंट कह रहे थे, शायद ऑप्शन में दिया गया था। तो रेणुका सिंह को आपको बता दें कि आईसीसी ने रेणुका सिंह को इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, तो अगर ये आपका आया होगा इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा, तो ये आपका रेणुका सिंह होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साक्षरता दर में प्रथम 5 राज्य कौन कौन सा है। तो साक्षरता दर में प्रथम 5 राज्य में पूछा गया था, कौन नहीं है पूछा गया था। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम 5 राज्य कौन कौन सा है। तो आपका केरल है फर्स्ट पर, इसके अलावा आपका 93.91% के साथ प्रथम है। मिजोरम आपका सेकेंड है राज्यों में, त्रिपुरा आपका थर्ड है, गोवा आपका फोर्थ है, हिमाचल प्रदेश आपका 5वां है। ठीक है, तो ये जो 5 राज्य हैं आपका प्रथम टॉप पर है 5 राज्यों में, टॉप 5। नेक्स्ट आपका है 1905 से 1910 तक भारत में वाइसराय कौन था। तो 1905 से 1910 तक के भारत के वाइसराय की बात करेंगे तो आपको इसको, अगर आपको ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आपको ये याद तो जरूर होगा कि 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड मिंटो ने किया था, तो इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते थे। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो आपका 1905 से 1910 तक भारत के वाइसराय के रूप में कार्य किया था। ढाका में मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लोकप्रिय रूप से मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इससे भी आपको याद रखना था। मार्ले मिंटो सुधार कौन से अधिनियम को कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। अगला आपका है एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका राइट आंसर होगा। हिंदी की बात करेंगे तो विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा 1969 में आपका अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसडीआर ना तो एक मुद्रा है, ना ही IMF पर इसका दावा किया जाता है। अगला है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की बात करेंगे तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक आपके अब्दुल कलाम है, तो इसका राइट आंसर आपके अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके इनका पूरा नाम की बात करेंगे। इससे पहले ये आपका 1999 में प्रकाशित हुआ था पुस्तक। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल बदीन अब्दुल कलाम है इनका। वो भारत के एरोस्पेस वैज्ञानिक राजनीतिक थे। 2002 से 2007 तक यह भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका हिंदी हो जाएगा। वहीं पर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर आपका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। थर्ड पे आपका कौन सी भाषा बोला जाता है, तो मराठी आपका थर्ड स्थान पर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो तीस्ता नदी के उद्गम की बात करेंगे तो चोलुम झील से इसका उद्गम होता है। तो चोलुम झील इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चोलुम झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये आपका तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश राष्ट्र से होकर बहते हैं। ये नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा अगर आपसे दामोदर नदी पूछा जाएगा तो इसका उद्गम आपका छोटा नागपुर पठार से होता है। नर्मदा के बारे में पूछा जाएगा तो अमरकंटक से इसका होता है। सोन नदी का भी उद्गम आपका अमरकंटक पठार से ही होता है। अगला है हार्मोन के तौर पर कौन सा विटामिन मानी जाती है, तो विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन डी की बात करेंगे तो किडनी के द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। जिगर गुर्दे विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की एकाग्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मजबूत हड्डियों के विकास में भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करेंगे विटामिन सी का, तो इसका रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की बात करेंगे तो कैल्सिफोल इसका रासायनिक नाम है। सूखा रोग या रिकेटस ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी आपका विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। विटामिन ई की कमी से आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टेकोफेरोल है। इसकी कमी से आपका तंत्रिका और मांसपेशियों में नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा विटामिन B1 की बात करेंगे तो थायमिन इसकी कमी से आपका बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 आपके राइबोफ्लाविन
रासायनिक नाम है। विटामिन B3 का नाम आपका नियासिन है, इसकी कमी से आपका पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B5 का आपका रासायनिक नाम पेंटोनोइक एसिड है। विटामिन B6 का आपका पायरोडोक्सिन है। विटामिन B7 का बायोटिन है। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन है। ठीक है, विटामिन B6 विटामिन B12 से कमी का नाम आपका एनीमिया नामक रोग होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है प्रस्तावना में लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका किसके फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस क्रांति हुआ था आपका 1789 में, फ्रांस की क्रांति हुआ था, वहीं से आपका ये प्रस्तावना में लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके अलावा प्रस्तावना में एक जो आपका न्याय का जो आदर्श है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, जो कि अब रूस हो गया है। इसके बाद बात करेंगे आपका यूएसएसआर से आपका मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 के तहत वर्णित है। फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। अमेरिका के संविधान से बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद की बात करेंगे तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क कौन सा है। तो BSNL इसका राइट आंसर होगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके पहले अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 1920 को इसका स्थापना हुआ था। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भारतीय जनजाति के द्वारा अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बड़ा जनजाति है वो दोस्तों आपका संथाल है, जिसके द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है। इसके द्वारा आपका मुंडारी भाषा है, भूमिज है, खरिया है, शामड़ा है। ठीक है, ये सभी भाषा भी आपका जनजाति के द्वारा ही बोला जाता है। अगला है आपका कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। प्रबुद्ध भारत जिसका अर्थ होता है जागृत भारत, इसका जो आपका प्रकाशन है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था 1896 में। प्रबुद्ध भारत भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली अंग्रेजी पत्रिका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारत जापान के बीच जो एक्सरसाइज होता है आपका धर्म युद्ध गार्जियन 32 में कौन सा संस्करण था। तो 32 में आपका चौथा संस्करण था। 17 फरवरी से 2 मार्च तक ये आपका ये हुआ था। जापान में सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया था। अगला है आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज का स्थापना आपका किसने किया था। तो आपका दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था, 1875 में किया था। आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है, उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं है। आर्य समाज अभियोजन को बढ़ावा देने के लिए पहला हिंदू संगठन था। अगला है वय वंदन योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो वय वंदन योजना की शुरुआत आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मई 2017 को हुआ था। किसके लिए हुआ था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका सुरक्षा जमा राशि यानी कि जमानत राशि। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी राशि निविदा देनी होती है। तो 15,000 रुपये देनी होती है, तो 15,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा आपका 50 निर्वाचकों प्रस्तावक रूप में आपका कम से कम 50 निर्वाचक, अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचक भी जरूरी है। इसके अलावा इससे पहले आपका जो आपका जमानत राशि था 1997 से पहले आपका 2500 रुपये था, जिसे बाद में कर आपका 15,000 कर दिया गया। अगला है कि संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे आयु को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया था। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार था मौलिक अधिकार बन गया था, जो कि आपका 2002 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है वह है कि सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है। तो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो आपका भितरकनिका मैंग्रोव है, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा जो ब्राह्मणी और वेतरनी नदी के 2 नदी डेल्टाओं के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा फर्स्ट पूछेगा तो आपका सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 29 जून हो जाएगा। आप 2007 से ये पहली बार मनाया गया था 29 जून को। अगला है खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ। 1919 में शुरू हुआ, 1922 तक चला था। अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। अली बंधु में मोहम्मद अली शौकत अली ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था। इसके अलावा खिलाफत दिवस की बात करेंगे तो 1919 में मनाया जाता है 17 अक्टूबर के दिन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ था। तो भारत में पहली जनगणना की बात करेंगे तो भारत में जो पहला जनगणना है फ्रेंड्स वो आपका कब हुआ। तो भारत में पहला जनगणना आपका हुआ था 1872 में। 1872 में आपका पहला जनगणना होता है। ठीक है, इसके बाद पहला आधिकारिक जनगणना अगर आपसे पूछे तो पहला जो आधिकारिक जनगणना है वो फ्रेंड्स आपका कब होता है। तो आपका 1881 में होता है। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। जनगणना की बात करेंगे तो प्रत्येक 10 साल में आपका जनगणना होता है। पिछला जनगणना आपका 2011 में हुआ था, जो कि आपका 15वां जनगणना था क्रम में। आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो 7वां जनगणना था। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना आपका 1951 में हुआ है। अगला जनगणना 2021 में होना था, जो कि अभी तक आपका नहीं हुआ है। तो आपका यही
क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उषा मेहता जी के बारे में, ठीक है। उषा मेहता जी के बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था क्वेश्चन तो अभी मिल नहीं पाया है, लेकिन उषा मेहता जी के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो मालूम चलेगा। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो अंडरग्राउंड जो रेडियो स्टेशन का जो संचालन कर रही थी वो आपके उषा मेहता जी के द्वारा ही किया जा रहा था, ठीक है। उषा मेहता जी के द्वारा ही अंडर जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो है जिसे कहा जाता है आपका, इसका आयोजन है जो कि इन्होंने किया था, ठीक है। इनको 1998 में आपका भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपसे पूछेगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका पूछा गया है पीएम वंदे योजना के बारे में, ये तो हो गया है, ठीक है। कृष्णा नदी आईएनएससी सोर एस टी आर लंबी। चलिए, तो ये दोस्तों आपका ये आज के सभी शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ की बात करें तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। देखिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम चैनल पर जब जाइएगा तो आपको दोस्तों अमन प्रिया JK GS से वहाँ पर जाके सर्च करना है। सर्च करने के साथ आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। 11,000 से अधिक लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट वहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो आपको 9973741666 पर मैसेज कर देना है अपना शिफ्ट के साथ, तब आपको पीडीएफ है जो कि दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।